दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है इसके बारे में हेडलाइन के माध्यम से बात करते हैं। तो बात करते हैं कि आपके पास भी है गाय भैंस बकरी, तो फिर सरकार आपको देगी 60,000 रुपये कैश। त्योहार से पहले अमूल दूध के दाम में बढ़ोतरी, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। प्यार का ऐसा चरा खुमार कि पवित्र रिश्ता हो गया तार तार, भाई ने बहन से कर ली शादी। युद्ध के चलते महंगी हो गई दवाइयां, फार्मा सेक्टर और उद्योगों पर छाया संकट के बादल। सिलेंडर आज से 105 रुपए महंगा, आज से आपके शहरों में बदल गए गैस का दाम। 31 मार्च के बाद शहरी क्षेत्र में नहीं चलेंगे 3 पहिया वाहन। पटना की हसीना के जाल में फंस गया असम का युवक, खाते से उड़ा डाला 18 लाख रुपए। होली से पहले पड़ेगा जेब पर भार, महंगी हो जाएगी खाने पीने की सामान। वोटिंग का अधिकार छोड़िए, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाला जाए, बीजेपी के एक और विधायक ने दिया विवादित बयान। सरकार के खिलाफ गुस्से में है नियोजित शिक्षक, 3 मार्च को करेंगे आंदोलन। यूक्रेन में पूर्व बिहार कोसी सीमांचल के 61 छात्र फंसे, जल्द वतन वापसी की लगाई गुहार। अफगानिस्तान में परिवार को पालने के लिए किडनी बेच रहे हैं लोग, बेरोजगारी और कर्ज से बेहाल काबुल। $1500 में लगती है अंगों की बोली। दोस्तों अब बात विस्तार से, तो सुधा के बाद अब अमूल दूध ने भी दामों में बढ़ोतरी कर दी है। अमूल ने देश भर में जहां भी दूध की सप्लाई होती है वहां कीमतों में वृद्धि की है। वैसे तो दिल्ली में दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में 1 मार्च से यानी कि कल से ही पूरे बिहार में अमूल के दूध की कीमतों में 4 रुपए का अंतर आ गया है। ऐसे में देखा जाए तो फिर पर्वों के पहले दूध की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम जनता की पॉकेट पर पड़ेगा, यानी कि आपके पॉकेट पर। वह अब 60 रुपए प्रति लीटर बिहार वासियों को मिलेगा। जहां अमूल शक्ति दूध जो पहले 49 रुपए प्रति लीटर मिलता था वह 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, और अमूल ताजा दूध जो पहले 22 रुपए में आधा लीटर मिलता था वह अब 24 रुपए में आधा लीटर मिलेगा। आपको बता दूं कि बीते साल बिहार में सबसे अधिक बिकने वाले सुधा दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। कॉमफेड यानी कि बिहार राज्य दूध सहकारिता संघ लिमिटेड ने सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 4 रुपए तक का इजाफा किया था। 11 नवंबर से नई दरें लागू हो गई है। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से सभी वर्ग के लिए कुछ खास स्कीम चलाई जा रही है। अगर आप किसान हैं और आपके पास में गाय भैंस या फिर मुर्गी है, यानी कि आप इनका पालन करते हैं, तो फिर आपको सरकार की तरफ से पैसों की मदद दी जाएगी। मोदी सरकार ने देश के किसानों को आगे बढ़ाने और उनकी इनकम में इजाफा करने के लिए कई खास योजनाएं शुरू की है। अभी हम आपको सरकार की ओर से ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसमें सरकार किसानों को 1 लाख से भी ज्यादा रुपए की आर्थिक सहायता देती है। आपको बता दूं कि ये पैसा आपको पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए दी जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि पशु क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अगर कोई भी किसान गाय का पालन करता है तो फिर उसको सरकार की तरफ से 40,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से दिए जाएंगे। जहाँ वहीं अगर किसान भैंस का पालन करता है तो फिर उसको 60,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से मिलेंगे। इसके अलावा अगर बकरी का पालन करते हैं तो फिर सरकार किसानों को 4,000 रुपये की मदद देगी। इसी प्रकार से अगर किसान सुअर पालन करता है तो फिर उसे 16,300 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को भी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लॉन्च किया है। इस स्कीम में सरकार किसानों को पशुओं को पालने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराती है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान को जो भी रकम मिलती है वह रकम किसानों को अगले साल 4% ब्याज दर के साथ वापस करनी होती है। आपको बता दूं कि किसानों को जब पहली किस्त मिलती है तब से ही उनकी 1 साल की अवधि शुरू हो जाती है। अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन की कॉपी जमा करनी होती है। इसके साथ ही अपने अकाउंट की डिटेल्स भी जमा करानी होती है। अब बात करते हैं कि पूर्व बिहार कोसी और सीमांचल के 61 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है। जहां ये वहां से निकलने की कोशिश में हैं। जब कुछ छात्रों की उनके परिजनों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि यूक्रेन में खाने पीने के सामान की कीमत बढ़ गई है। भारतीय छात्र किसी भी तरह से वहां से निकलने को बेताब हैं। भागलपुर के 2, बांका के 2, जमुई के 3, लखीसराय के 7, मुंगेर के 4, खगड़िया के 11, सहरसा के 3, मधेपुरा के 2, अररिया के 6, किशनगंज के 5, कटिहार के 13 और पूर्णिया के 3 छात्र
छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिली है। जब बांका के 2 छात्रों के रोमानिया पहुंचने की बात परिजनों बता रहे हैं, जब मुंगेर जिले के 4 छात्र रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हैं, खगड़िया के 7 छात्र रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने बिहार के पटना, बक्सर, नालंदा समेत सभी जिलों के गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जहां इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खबर के अनुसार विधानमंडल में सोमवार को साल 2022-23 के लिए पेश बजट में इसका प्रमुखता से जिक्र किया गया है। सरकार 200 करोड़ रुपए की लागत से शहरों की तरह गाँव की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाएगी, जहाँ इससे गाँव की गलियों में अंधेरा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि गाँव की गलियों में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत कर दी गई है। जब बरेडा के माध्यम से गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, बहुत जल्द इस योजना को सभी गांव में विस्तार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पंचायत राज विभाग ने तैयारी कर ली है, साथ ही साथ कंपनियों का भी चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द गाँव की गलियां अब रातों में भी रोशन रहेगी। इससे गाँव में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों के स्कूलों में बच्चों को हेल्दी खाना परोसा जाएगा, जहां इसको लेकर के मेन्यू जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन की वितरण व्यवस्था पर शिक्षा विभाग की निगरानी शुरू की गई है, जहाँ इससे पहले बिहार के सभी जिलों में बच्चों को अनाज और पकाने की राशि दी जा रही थी, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बिहार के स्कूल बंद थे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना को लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जहां साथ ही साथ कहा गया है कि बच्चों को मेन्यू के द्वारा ही भोजन दिया जाना चाहिए। भोजन वितरण में पूर्व निर्धारित मेन्यू का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मेन्यू के हिसाब से बात करें तो सोमवार का भोजन मेन्यू में चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी। मंगलवार का भोजन मेन्यू जीरा चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी। बुधवार का भोजन मेन्यू हरी सब्जी युक्त खिचड़ी, चोखा और मौसमी फल। गुरुवार का भोजन मेन्यू चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी। शुक्रवार का भोजन मेन्यू पुलाव, काबुली या फिर लाल चना का छोला, हरा सलाद, अंडा, मौसमी फल तथा हरी सब्जी युक्त खिचड़ी, चोखा और मौसमी फल। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने बजट सत्र के दौरान पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों को 10 बड़े तोहफे दिए हैं, जिससे बिहार के लोगों का विकास होगा तथा उनके जीवन की परेशानी दूर होगी। खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने बजट सत्र के दौरान 2,37,000 करोड़ रुपए के बजट में उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की हैं। साथ ही साथ बिहार को बेहतर और विकसित राज्य बनाने के लिए कई तरह के वादे भी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि हर जिले में एक मॉडल +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा। सभी जिलों के मध्य विद्यालय में 8,386 फिजिकल टीचर्स की भर्ती की जाएगी। बिहार के सभी प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षक की भर्ती की जाएगी। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। सरकार ने कहा है कि किसानों को दलहन और तिलहन के बीज फ्री में दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि IGMS पटना में कैंसर के लिए 1200 एक्स्ट्रा बेड का भवन बनेगा। राज्य के पॉलिटेक्निकल संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सरकार ने कहा है कि सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अब हिंदी में भी पढ़ाई होगी। बिहार के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही 18 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को अपना दूसरा बजट पेश कर दिया। इस दौरान किसानों को कई तरह के तोहफे दिए गए हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को दलहन और तिलहन के बीज फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ पटना, पूर्णिया, नालंदा, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा। इतना ही नहीं, बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बिहार के सभी छोटे बड़े शहरों में सब्जी बिक्री केंद्र की स्थापना करेगी। जहां इस सब्जी बिक्री केंद्र में बिहार के किसान अपनी सब्जी की बिक्री करेंगे, जहां इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जाएगी। बिहार के किसान अपने नजदीक के पैक्स में जाकर के बैंक से संबंधित कार्य कर सकेंगे। उन्हें पैक्स में पैसों की लेन देन करने तथा कृषि योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने सुबह बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, बांका, नालंदा, जमुई, सुपौल में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे उथल पुथल के बावजूद भी अभी बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन जानकारी की माने तो इसके दामों में बहुत जल्द तेजी देखने को मिलेगी और पेट्रोल डीजल का रेट एक बार फिर से बढ़ेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जहां इसका असर भारत पर भी दिखाई देगा। जहां साथ ही साथ भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और बिहार में भी पेट्रोल डीजल महंगा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया। जब फोन पर बातचीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। जहां कल नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन था। जहां इस अवसर पर हर ओर से उन्हें बधाई आ रही थी। जहां विपक्षी दल के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। तेजस्वी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बधाई दी है और उनके स्वास्थ्य दीर्घ जीवन की कामना की है। जहां वही शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे और शतायु हो। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के जन्मदिन पर नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी। जहां इस अवसर पर जेडीयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सपनों को पंख लगाने में जुटे दिखे। जहां पटना की सड़कों पर शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और शराब छोड़ो दूध पियो की बात कही। इस दौरान लोगों को दूध भी पिलाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बाद बिहार में एक और बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी विधायक संजय कुमार ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का वोटिंग राइट के बारे में छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि उनको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश मिल चुका है, वहीं पाकिस्तान चले जाएं। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि यहां रहेंगे तो फिर दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन तक बता डाला और कहा कि वे पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इस पर विपक्षी दलों ने सोमवार को सदन में काफी हो हल्ला किया। उनके बयान को भारतीय संविधान पर हमला बताते हुए राजद, माले, भाकपा, कांग्रेस के कई विधायक वेल में पहुंच गए और तख्तियों के संग प्रदर्शन करने लगे। शोर शराबे में ही 2 सवाल पूछे गए और सरकार के जवाब भी हुए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने मेज पीटकर तथा नारेबाजी करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। करीब 15 मिनट के हंगामे के बाद विधायक वेल से सीट पर लौटे और फिर विपक्ष के हर दल के एक नेता ने बीजेपी विधायक के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारतीय संविधान पर हमला बताया। इनमें विपक्ष के मुख्य सचेतक ललित यादव, सीपीआई के अजय कुमार, कांग्रेस के अजीत शर्मा, माले के महबूब आलम, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान आदि शामिल थे। हंगामे के बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने बयान पर सफाई दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग की चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां छठे चरण में चयन से वंचित और 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं और 3 मार्च से सभी आंदोलन करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लंबित मांगों को लेकर के बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अब गोलबंद होकर के आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल पूरे बिहार के 9 प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त किए 3 साल से ऊपर हो चुका है। इसके बावजूद भी लंबित मांगों पर विचार नहीं किया गया है। अब 9 प्रशिक्षित शिक्षकों की बकाया अंतर वेतन को लेकर के टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में बिहार परियोजना निदेशालय को फिर से आंदोलन का ज्ञापन दिया है, क्योंकि वित्त विभाग के द्वारा पत्र जारी करके सभी प्रकार के बकाया भुगतान के निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक 9 प्रशिक्षित शिक्षकों की बकाया अंतर वेतन, विभिन्न जिलों के शिक्षकों की हड़ताल अवधि का बकाया वेतन, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं अन्य बकाया वेतन और अंतर वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में बिहार भर के शिक्षकों में काफी आक्रोश है। दोस्तों बात करते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी किडनी तक बेचने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ती बेरोजगारी और कर्ज के बोझ है। जहां ऐसे में परिवार को पालना मुश्किल हो रहा है। जहां ऐसा ही एक पीड़ित है 32 वर्षीय नूरुद्दीन। उन्होंने बताया है कि किडनी बेचने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा था। यहाँ लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए अपने शरीर का कोई भी एक अंग का
त्याग करने को तैयार हैं। जब मुझे अब इसका पछतावा है, मैं अब अपने शरीर से काम नहीं कर सकता, मुझे दर्द हो रहा है। मैं और मेरा परिवार अब आगे की जीविका के लिए मेरे 12 वर्षीय बेटे पर निर्भर है। वह दिन में करीब 49 अफगानी मुद्रा के लिए जूते पॉलिश करता है। नूरुद्दीन उन 8 पीड़ितों में शामिल है जो अब तक अपनी एक किडनी बेच चुके हैं। कुछ ने तो $1500 तकरीबन 1,13,000 रुपए में अपनी किडनी बेच दी। दोस्तों अब बात करते हैं कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिहार के किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस मदद में सरकार 1329 करोड़ खर्च करेगी। किसानों को बिजली कनेक्शन और हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के बजट में इस बार सरकार ने 2915 करोड़ की वृद्धि हुई है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की ओर से पेश बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की है। जब बजट प्रावधान के अनुसार किसानों को बिजली कनेक्शन देने की योजना पर काम जारी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत उपकेंद्र और फीडरों को अलग किया जा रहा है। जब 293 पावर सब स्टेशन में से 273 का काम पूरा कर लिया गया है। जी हाँ, 1388 में से 1315 फीडर को कृषि के लिए अलग कर दिया गया है। 2.5 लाख किसानों को कनेक्शन दिया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में जरूरतमंद अन्य किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। जब सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे झुनझुना बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के बजट को विकास विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई नयापन नहीं है, सारी बातें रटी रटाई और पुरानी है। सरकार ने पिछली बार 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, ये झूठा निकला। युवक परेशान है, बेहाल है और सरकार बेफिक्र है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, बिहार पर भी असर है, लेकिन पटरी पर लाने के लिए बजट में कोई भी योजना नहीं दिख रही है। खेती किसानों के मुद्दे पर भी सिर्फ हल्ला किया गया है, हालात में सुधार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना की त्रासदी झेल रहे बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजना बजट में बनेगी, परंतु निराशा हाथ लगी। जब गरीबों को सस्ते इलाज के लिए भी कोई दृष्टि नहीं दिखी, न ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी, न शहर के लोगों को। शिक्षा और रोजगार का और भी बुरा हाल है। इधर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आम बजट को जुमलेबाजी का दस्तावेज बता दिया और कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट में जो भी लुभावनी घोषणाएं की है, उन पर अमल की चर्चा नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि परिवहन विभाग के बजट में इस साल करीब 22 करोड़ की कटौती हुई है। जब विभाग का फोकस पुरानी योजनाओं को ही रफ्तार देकर के पूरा करना है। जब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में पारदर्शी लाने के लिए हर जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जाएगी। फिलहाल 15 जिलों में प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। औरंगाबाद को छोड़कर के बचे हुए सभी जिलों में 2-2 मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। अभी तक 51 संस्थानों का निर्माण शुरू हो गया है, जबकि गया एवं अरवल जिलों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल में सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि शराब के खिलाफ बिहार सरकार लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन शराबियों और शराब की बोतलें रोक पाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। इसलिए अब हेलीकॉप्टर और ड्रोन के बाद शराब कारोबारियों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट फोन का भी सहारा लिया जाएगा। जब पिछले दिनों हाईटेक हेलीकॉप्टर को भी इस काम के लिए उतारने का फैसला किया गया था। जब बिहार के मद्य निषेध विभाग ने माफियाओं को यानी कि शराब माफियाओं को पकड़ने और छापेमारी के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का फैसला लिया, तो फिर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। वहीं जब बिहार के लोगों से सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो फिर मजेदार जवाब आया। जहां एक न्यूज चैनल की तरफ से लोगों से पूछा गया है कि हेलीकॉप्टर ऊपर से जाएगा और लोग नीचे शराब पिएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, तो क्या अब बिहार के लोग शराब पीना छोड़ देंगे? इस पर एक व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा है कि यह नीतीश जी की छोटी योजना है, आपको बड़ी योजना के बारे में नहीं पता है। 2 महीने बाद यहाँ राफेल उड़ेगा और शराब पीता देख लिया तो बम मार देगा। जब बिहार सरकार की शराबबंदी की नीति में हुए बदलाव पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिषेक कुमार नाम के यूजर ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मैं फिर से आपसे विनती करूंगा कि इस तरह के हास्यास्पद निर्णय ना ले, मुझे समझ में नहीं आता है। हर एक 9 महीने पर सरकार अपनी शराबबंदी की नीति में परिवर्तन ला रही है। अब बिहार में शराबी छूट जाएंगी, बस उन्हें बताना है कि आपने शराब कहां से खरीदा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने के बाद अब लोगों को महंगाई की मार झेलने को तैयार रहना होगा। जहां होली से पहले बाजार में घी तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जहां देसी घी महंगा होने के कारण मिठाइयों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही अन्य आइटम पर भी महंगाई का असर पड़ रहा है। यह वही मांग बढ़ने के कारण बाजार में तेल वनस्पति के दाम भी उच्च स्तर पर स्थिर बने हुए हैं। जहां होली 18 मार्च को मनाई जानी है। जहां इससे पहले देसी घी के दामों में बेहतासा वृद्धि हुई है। जब त्यौहार के चलते घी के दाम बढ़ना माना जा रहा है। करीब 6100 रुपये तक मिलने वाला टीन अब 6800 यानी कि 6800 रुपये तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा असर मिठाई के कारोबार पर पहुंचा है। जहां इस बार मिठाई के दामों में करीब 40 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। जहां ड्राई फ्रूट वाले आइटम और महंगे हुए हैं। एक स्वीट्स कारोबार जिनका नाम अमित आहूजा है, वे बताते हैं कि घी समेत अन्य कच्चे माल के दामों में तेजी आने के कारण मिठाई के दाम भी बढ़ गए हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत अधिक नहीं है। यह करीब 1.5 साल के बाद मिठाई के दाम बढ़े हैं। इस पर यूक्रेन युद्ध का भी कोई असर नहीं है। ये मात्र सालाना होने वाली वृद्धि है। वहीं और एक स्वीट्स दुकानदार बताते हैं कि 1 मार्च से मिठाई के दामों में भी कुछ बढ़ोतरी हो गई है। जहां अलग अलग तरह की मिठाइयों पर 20 से लेकर के 40 रुपए किलो तक की वृद्धि हुई है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था, जिसके बाद यहां कथित तौर पर महंगाई आ गई थी। जब बाजार में कुछ जमाखोरों ने तेल, रिफाइंड वनस्पति घी को इकट्ठा कर लिया था। बाजार में माल कम होने के कारण अचानक दाम बढ़ गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार युवा नेता और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के बात बनते बनते रह गई। अच्छी खासी शोहरत हासिल कर चुके चंद्रशेखर हाथरस रेप पीड़िता के लिए आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। जहां चंद्रशेखर रावण के गोरखपुर से मैदान में उतरने की वजह से जिले के चुनाव का रोमांच बढ़ गया है। सबसे बड़ी मुसीबत तो बसपा के लिए है और वह अपने वोट बैंक को सहेजने में जुट गई है। जब पेशे से वकील चंद्रशेखर युवा लड़कों की टोली के साथ क्षेत्र में घूम घूम करके अपने लिए वोट मांग रहे हैं। नाम के साथ रावण क्यों जुड़ा है, इस सवाल पर वे कहते हैं कि यह मीडिया की ही देन है। जब मैं जेल में था उसी दौरान मेरे खिलाफ काफी खबरें चलती थी, जहां उसी में से ये नाम जुड़ गया। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रावण विद्वान था और लड़ा भी अपने लोगों के लिए। मैं भी अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि वे मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते हैं। लोकतंत्र में पूरी आस्था है। उनकी कोशिश है कि सारे अंबेडकरवादी लोग साथ आए और मिलकर जनता की समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करें। जब गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर चंद्रशेखर का कहना है कि यहां मंडल और कमंडल की लड़ाई है। बेरोजगार युवा परेशान है। चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर रावण का जन्म पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले में 1986 में हुआ था। जहां रावण के पिता एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है। जहां शुरू से जुझारू प्रवृत्ति के रावण दलितों की मुक्ति को लेकर के काम कर रहे हैं। 2018 में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के भीम आर्मी बनाई, जो शिक्षा के माध्यम से दलितों के लिए काम करता है। यह संगठन पश्चिमी यूपी के कई जिलों में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल भी चलाता है। दंगों में संगठन की कथित भागीदारी के चलते यूपी एसटीएफ ने चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल से निकलने के बाद रावण सामाजिक और राजनीतिक सरोकार के मामले उठाते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच भले ही दूरियां कायम हो, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा नजर नहीं आता है। ये बात तब देखने को मिली जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। तमिलनाडु के सीएम एस.के. स्टालिन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेता लंबे समय बाद एक साथ नजर आए। राहुल गांधी ने मंच पर दिए गए संबोधन के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें तेजस्वी यादव भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ उमर अब्दुल्ला भी वहां मौजूद थे। जब बिहार कांग्रेस के नेता चाहे कितनी बार ये कहे कि राजद से अब पार्टी का कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हमेशा से ही यही बात दोहराते हैं कि केंद्रीय स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। ये बात तमिलनाडु में हुए कार्यक्रम में नजर आया, जब बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच अब रिश्ते टूट चुके हैं। कांग्रेस के नेता कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि अब उनका राजद से कोई रिश्ता नहीं है। खास करके जिस तरीके से बिहार एमएलसी चुनाव में सीट बंटवारे में राजद ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद ये दूरियां और बढ़ गई थी। ऐसे में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक ही मंच पर नजर आते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि बिहार में दोनों पार्टियों के बीच मतभेद सिर्फ दिखावे के लिए है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पछुआ हवा का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जो सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित होने से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। IMD रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 24 घंटे तक बिहार में मौसम में उतार चढ़ाव होता रहेगा। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व भाग में बारिश के साथ ठनका के भी आसार हैं, जहाँ हालांकि पूर्वैया चलने की वजह से उमस महसूस की जा रही है। जब फिलहाल बिहार में अभी कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, जहाँ इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व भाग में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की बारिश एवं दक्षिण भाग के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। वहीं बिहार के बचे हुए भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जहां राजधानी पटना का न्यूनतम और फिर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव अब अंत की ओर है, लिहाजा प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। जब 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है, छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल के जिलों में मतदान होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां पूर्वांचल में पूरी क्षमता के साथ प्रचार कर रही हैं, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह भी सभाएं कर रहे हैं। पिछले दिनों एक सभा के दौरान उनकी जुबान फिसल गई तो सोशल मीडिया पर बीजेपी की खूब किरकिरियां हुई थी। अब अमित शाह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वायरल हो रहे वीडियो में अमित शाह हैं कि मैं इससे पहले भी इसी ग्राउंड में 17 फरवरी 2070 को भी आया था। अमित शाह 2017 को 2070 कह देते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप आगे इस वीडियो को देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने अपराधों के लिए जेल में अपनी सजा भुगत रहे बंदी और कैदी अब फिर से अपने परिवार के लोगों से मिल पाएंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश करते हुए सभी बेऊर जेल सहित बिहार के सभी काराओं में परिजनों से मुलाकात के लिए छूट प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बंदियों से परिजनों की भेंट पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना के मामले में कमी आने के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि रूस यूक्रेन की जंग के बीच 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं, जहां सिलेंडर के रेट में 105 रुपये का इजाफा हुआ है। ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद तक संभव है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च को और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। जहाँ ऐसे में 7 मार्च के बाद आफत आ सकती है। जी हाँ, 6 अक्टूबर 2021 के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर ना तो सस्ता हुआ है और न ही महंगा हुआ है। अलबत्ता इस दौरान कच्चे तेल की कीमतें $102 प्रति बैरल के पार चली गई है। हालांकि इस दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 से 1 फरवरी 2022 के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम 170 रुपये बढ़े हैं। दिल्ली में 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1736 रुपये था, जहाँ नवंबर में ये 2000 रुपया हुआ और दिसंबर में 2021 रुपये हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को अपना दूसरा बजट पेश कर दिया। जब 2,37,000 करोड़ रुपए के बजट में उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ घोषणा की है। विकास के अपने 6 एजेंडे को भी बताया है। जहां बजट में बताया गया है कि बिहार सरकार युवाओं के लिए 3 नई यूनिवर्सिटी खोल रही है। वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में 18,899 सीटों को बढ़ाया गया है। दलहन और तिलहन की उपज को बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को दलहन और तिलहन के बीज भी फ्री में उपलब्ध कराएगी। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि बजट में प्रमुख सेक्टर के लिए किए गए नए प्रावधानों के बारे में। तो बात करते हैं कि हर जिले में एक मॉडल +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा। कुल बजट का 16.5% खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। मध्य विद्यालयों में 8,386 फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति होगी। बिहार के सभी स्कूलों में एक मॉडल +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा। बिहार में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाएगी। किसानों की आय वृद्धि पर सरकार का फोकस है। जैसे शहरों में सब्जी विक्रेता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों को दलहन और तिलहन के बीज फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 2446 करोड़ से 54 बाजार प्रांगण को विकसित किया जाएगा। जब बिहार में 30 फीट के 361 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। बिहार के 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को मंजूरी मिली है। जब पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई अगला शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। जब बिहार में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। जब बिहार में 150 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को शिक्षित करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अब हिंदी में भी पढ़ाई होगी। बिहार मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट की स्थापना की जाएगी। 18 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया तमाम अजूबों से भरी हुई है, जहां इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति भी अपने अजूबों से लोगों को हैरान करती रहती है। जहां प्रकृति के इन अजूबों का जीता जागता उदाहरण पोलैंड का क्रूकेड फॉरेस्ट है, जिसे देखकर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हैरान ना हो। जहाँ ये जंगल दुनिया के बाकी जंगलों से काफ़ी अलग है। ये अपने भयानक पेड़ों की वजह से ही नहीं बल्कि पेड़ों के झुके हुए होने की वजह से एक रहस्यमयी जंगल बना हुआ है। आपको बता दो कि पोलैंड का ये जंगल नोवे सजारनोवो गाँव के पास में स्थित है। जहाँ इस जंगल में पेड़ों की खासियत ये है कि ये समकोण यानी कि 90 डिग्री तक झुके हुए हैं। ये 3 से 9 फुट तक बढ़ने के बाद मुड़ते हैं, जो दिखने में काफी रहस्यमयी लगते हैं। पोलैंड का ये क्रूकेड फॉरेस्ट अपने इन रहस्यमयी पेड़ों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। बताया जाता है कि इस जंगल में ये पेड़ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले ही लगाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों को साल 1930 में लगाया गया था। जहाँ इन पेड़ों के झुकाव की वजह से ही इन जंगलों को क्रूकेड फॉरेस्ट नाम दिया गया है। ये जंगल पोलैंड में काफी मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों को लगाने के लिए किसी विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया गया होगा, लेकिन इसका रहस्य आज भी अज्ञात नहीं हो पाया है। पेड़ों का मुड़ा होने की रहस्य नहीं है, बल्कि सभी पेड़ों का एक ही दिशा में मुड़ा होना इसके रहस्य को और गहरा कर देते हैं। वर्तमान में भी इस जंगल के पेड़ लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। रहस्यमयी होने के साथ ही इस जंगल के पेड़ बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पेड़ मुड़ जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा कि एक प्रेमी युगल ने रिश्ते नाते और मर्यादा को तार तार कर दिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना बांका जिले की है। यहाँ एक चचेरे भाई बहन ने घर से भाग करके एक दूसरे से शादी कर ली। जब पुलिस युवक को पकड़कर थाने में ले आई तो फिर युवक ने थाने में जहर पीकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। जहाँ आनंद फानंद में पुलिस ने उसे इलाज के लिए स्थानीय PHC में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी ही चचेरी बहन से प्यार करता था, जब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बात की जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो सभी ने इसका विरोध किया। लाख समझाने के बावजूद भी लड़का और लड़की मानने को तैयार नहीं थे। जब घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर दोनों घर से भाग निकले और शादी कर ली। लड़की के पिता द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस लड़के को पकड़ करके थाने ले आई। इसी दौरान उसने जहर पी करके खुदकुशी कर ली। दरअसल पिछले दिनों युवक हरिलाल कुमार अपनी चचेरी बहन को लेकर के घर से भाग गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। जिसकी शिकायत लड़की के पिता ने पुलिस को दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को अपनी कस्टडी में रखा था। सोमवार को युवक के परिजन उससे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान युवक का उसके परिजनों से झगड़ा हो गया। इस दौरान युवक के पिता ने डब्बे में रखा दवा को पीने का नाटक किया। पिता को दवा पीता देखकर आवेश में आकर के लड़की ने पिता से बोतल छीन करके पी लिया। हालांकि पुलिस ने जहर पीने की बात को अफवाह बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करेगी। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। देसी गौवंश के संरक्षण एवं विकास के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में गौवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। 2024-25 तक 7000 गाँव में दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है। इसमें 40% महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। 1000 समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है। सभी नगर निकाय प्रखंड स्तर पर सुधा उत्पादकों की बिक्री केंद्र खोले जा रहे हैं। मुर्गी मछली पालन को बढ़ावा देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जालसाजों ने ठगी के तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। शिक्षा और पुलिस विभाग के बाद स्वास्थ्य महकमे में फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर नौकरी और पोस्टिंग किए जाने का मामला सामने आया है। जब साथिरों ने 62 पदों पर वैकेंसी निकाल करके फर्जी नर्सों की नियुक्ति कर दी है। इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों में उनकी तैनाती भी करा दी। अब मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है। फर्जी बहाली के जरिए अस्पतालों में पदस्थापित नर्सों की तलाश में विभाग जुट गया है। साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जब स्वास्थ्य विभाग में बिहार ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र के माध्यम से आगाह कर दिया है कि इस तरह की फर्जी बहाली के माध्यम से ऐसे नर्सों की तलाश खुद अपने स्तर पर करें।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार में अपना विचार रखे। उन्होंने कहा कि वन इंडिया वन हेल्थ से भारत की सेहत सुधरेगी, यानी कि भारत में उपचार की सुविधाएं उन्नत होगी और लोगों को एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। दरअसल इससे बिहार जैसे राज्यों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खास करके उपचार की अलग अलग चुनौतियों को झेलते बिहार के लोगों से गुणवत्तापूर्ण और सेहत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मुहैया हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे डिजिटल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। साथ ही कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।